Hello everyone. Today we are going to start the third chapter of history, class 8th, and the name of the chapter is Ruling the Countryside. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो अंग्रेज जो भारत में आए थे उन्होंने भारत में आने के बाद किस तरह से ट्रेड के द्वारा या किस तरह से उन्होंने गांव की तरफ, कंट्री साइड का मतलब होता है जो ग्रामीण इलाका होता है, उसमें भी उन्होंने किस तरह से अपना राज स्थापित किया, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. यू कैन सी On 12th August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. हम देख सकते हैं कि 12 अगस्त 1765 को मुग़ल एम्परर जो भी थे उस समय पर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया. द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट. और ये जो इवेंट हुआ ये कहाँ पर हुआ, एक रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ पर नाम आ रहा है. ये उस समय एक अंग्रेज थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उनके टेंट में ये घटना बताई जा रही कि हुई है, विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एज विटनेसेस. अब उनके गवाह कौन कौन थे कि उन्होंने बंगाल की दीवानी उनके हाथ में दे दी, तो उसमें कुछ अंग्रेज थे और कुछ भारतीय भी थे. बट इन द पेंटिंग अबो, लेकिन जो ऊपर जो पेंटिंग दिखाई गई है, द इवेंट इज शोन एज ए मैजेस्टिक ओकेजन. इस ऊपर वाली पेंटिंग में दिखाया गया है कि कितने ग्रैंड, कितने पॉम्प एंड शो के साथ ये समारोह हुआ होगा. टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग, द पेंटर वॉज commissioned by Clive to record the memorable events in Clive life. अब पहले क्या होता था, जो ये अंग्रेज अधिकारी होते थे ये अपने लिए एक पेंटर वगैरह यानी कुछ एक ऐसा व्यक्ति अपने साथ रखते थे जो भी काम वो अधिकारी करे, जो अंग्रेज वो करे, उन कामों का वो रिकॉर्ड रखते थे. तो इस तरह से उस पेंटर के द्वारा ये पिक्चर बनाई हुई है और उसने दिखाया है कि क्लाइव ने किस तरह से एक मैजेस्टिक इवेंट किया वहाँ पर. द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन. अब इस तरह की जो दीवानी मिलना अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी. ऊपर से पिक्चर में हम देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765. कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की नवाबी दी गई है. वो कब दी गई, एक मुग़ल एम्परर के द्वारा 1765 ईस्वी में वो दी गई. सो इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉर यू. नेक्स्ट हम देखेंगे एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. अब दीवानी उसके हाथ में आते ही कंपनी ने पैसे से रिलेटेड भी सब कुछ अपने हाथ में ले लिया. नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज. अब कंपनी ने सोचा कि जो रेवेन्यू रिसोर्सेज होते हैं वो होता है जो खेतों में जो टैक्स वगैरह, जो किसानों पर जो टैक्स लगाया जाता है उनका कलेक्शन, कि किस तरह से वो कलेक्शन किया जाए. दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. अब कंपनी ये सोच रही थी अगर वो इस तरह का टैक्सेस लगाएंगे तो उनका जो एक्सपेंस है वो और ज़्यादा ग्रो करेगा, उनको और पैसा मिलेगा. अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाई द प्रोडक्ट्स इट नीडिड एंड सेल वट इट वॉन्टेड. अब कंपनी, ये तो केवल ट्रेड करने के लिए कंपनी भारत में आई थी, अपने उनको देना, जो उनके खुद के बनाए हुए हैं उनको बेचना और दूसरों की चीज़ों को वो खरीदना जो उनको ज़रूरत थी. Over the years, the company also learnt that it had to move with some क्वेश्चंस. अब कंपनी को लगातार, वो भारत में कंपनी आई थी तो कंपनी ये सोच रही थी कि अगर उसने यहाँ पर भारत में काम करना है, भारत में अपनी जड़ें जमानी है, तो उसको क्वेश्चंस लेनी पड़ेंगी, यानी उसको सावधानी से काम करना पड़ेगा. बीइंग एन एलियन पावर, यानी बाहरी शक्ति थी ये, तो इट नीडिड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड एंड एन्जॉयड ऑथोरिटी एंड प्रेस्टीज. अब जो पहले कंपनी को ये लग रहा था कि जो पहले कंट्री साइड में जिन्होंने रूल किया है उनके साथ उन्हें अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे. दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड बाई, दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड. अब उन पावर्स को जिन्होंने पहले यहाँ पर राज किया है उनको ये पूरी तरह से नहीं नकार सकते, क्योंकि जिस पर उन्होंने रूल करना था उनके पहले वाले रूलर्स के साथ भी उन्होंने अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे. हाउ वॉज दिस टू बी डन, ये कैसे हो सकता था. इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू
कॉलोनाइज द कंट्री साइड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ग्रामीण इलाके को भी कंपनी ने अपना कॉलोनाइज बना लिया, अपना निवेश बना लिया। ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज उन्होंने बढ़ाए। रेडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांटेड, और हर तरह के वो काम लोगों से कराए जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत थी, जैसे जिन क्रॉप्स की उन्हें ज़रूरत थी वो क्रॉप्स उन्होंने वहाँ पर उगाई। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, अब कंपनी को रेवेन्यू कहाँ से मिल रहा था, वो सारी चीज़ें। द कंपनी हैड बिकेम द दीवान, अब कंपनी दीवान बन चुकी थी, बट इट स्टिल सा इटसेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर, लेकिन वो पहले अपने आप को पहले एक ट्रेडर के रूप में देख रही थी कि वो तो एक ट्रेडर है। इट वॉन्टेड a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection। वो एक लार्ज रेवेन्यू तो चाहती थी, वो चाहती थी कि जो किसान है उनसे अधिक टैक्स ले लिया जाए, लेकिन वो इसको एक सेटअप करना चाहती थी, एक रेगुलर सिस्टम में इसको लाना चाहती थी कि किस तरह से रेगुलर उनको कलेक्शन मिलता रहे। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू सो मच एज कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। अब वो भारत इनको बढ़ा रही थी, लेकिन वो भारत से लगातार कॉटन अच्छा कॉटन और सिल्क का क्लॉथ है सस्ते दामों पर वो खरीदती आ रही थी। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स ब्रोट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। अब लगा 5 साल के अंदर ही ये जो वैल्यू थी उनकी वो डबल हो गई, यानी उन्होंने इतना सारा यहाँ से कमाया। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज्ड goods in India by importing gold and silver from Britain। अब जो पहले कंपनी थी उसकी इतनी हालत नहीं थी अच्छी कि वो यहाँ से ही कमाकर यहीं पर चीज़ें खरीद सके, तो वो पहले ब्रिटेन से चीज़ें पैसा मंगाते थे और उत्तर भारत में उसको लगाते थे अपना सामान खरीदने के लिए। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस एंड परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, लेकिन अब उन्होंने भारत में ही इतना अर्निंग करना शुरू कर दिया था कि उन्हें ब्रिटेन से कुछ भी चीज़ें मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि लगातार जो अंग्रेज़ थे उसको दोहन कर रहे थे बंगाल के पैसे का, तो बंगाल में डीप क्राइसिस आ गई, यानी लोगों में भूखमरी इस तरह की चीज़ें पैदा होने लगी। आर्टिशंस वर deserting villages since they were being forced to sell their goods to company at a low prices। अब जो कलाकार थे, जो आर्टिशंस थे, जो अपनी चीज़ें बनाते थे, अब उनको लगातार फोर्स किया जाने लगा कि वो सस्ते दामों पर कंपनी को अपनी चीज़ें बेचें। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फॉर देम। अब जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, वो भी अनेबल थे अपनी इन डिमांड को पूरा करने में, उनके ड्यूज जो बचे हुए थे उनको पूरा करने में। आर्टिशनल प्रोडक्शन वॉज इन डेक्लाइन। अब जो आर्टिशंस अपनी चीज़ें बना रहे थे उसमें कमी आने लगी। एंड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स, और एग्रीकल्चर भी लगभग सिकुड़ने लगा, उसमें भी कमियां आई। देन इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। अब 1770 में बंगाल में एक इतना अकाल पड़ा कि लगभग 1 करोड़ लोग उसमें मारे गए। अबाउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। लगभग भारत की उस समय लगभग बंगाल की जो 1/3 पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो गई थी। नीचे हम देख रहे हैं, यह एक वीकली मार्केट का साइन आपको दिख रहा है। अ वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल। Peasants and artisans from rural areas regularly come to those weekly markets to sell their goods and buy what they needed। यहाँ पर लोग हफ्ते में आते हैं। वीकली मार्केट जो हफ्ते में लगाई जाती हैं, यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी चीज़ों को यहाँ बेचते हैं और वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी उन्हें एक्चुअल में ज़रूरत होती है। These markets were बैडली अफेक्टेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। और जब जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए उस समय पर इन मार्केट्स पर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा। सो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड इन द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो।